नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में दोस्तों अपन ने जो टॉपिक देखा था वो गति के नियम क्या पढ़े थे। गति के नियम में अपन ने जो न्यूटन के तीनों नियम पढ़ लिए थे, प्रथम नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। लेकिन आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा गति, सिर्फ गति। पिछले टॉपिक में पढ़े थे अपन ने गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। लेकिन यहाँ पर अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ गति, यानी गति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, वो सिर्फ अपन डायरेक्ट सिर्फ गति ही पढ़ेंगे। तो गति किसे कहते हैं सबसे पहले ये देखेंगे। तो गति का मतलब होता है जब शरीर पर बल का प्रयोग किया जाता है तो शरीर में गति प्राप्त हो जाती है। जब शरीर पर बल का प्रयोग करेंगे तो शरीर में क्या होगी, गति प्राप्त होगी। लेकिन गति प्राप्त कब होगी, जब शरीर पर बल का प्रयोग शरीर के द्रव्यमान या भार या शरीर के अंगों से ज़्यादा बल का प्रयोग करेंगे तो ही शरीर में गति प्राप्त होगी। यानी जड़ता की स्थिति को तोड़ना ही गति प्राप्त करना होता है। यहाँ पे सीधी सीधी बात है गति के मामले में कि शरीर की जड़ता की स्थिति या शरीर के संतुलन की स्थिति का बिगड़ना ही शरीर का गति प्राप्त करना होता है। अब ये गति अब यहाँ पे गति को मापने के लिए भी एक यंत्र होता है। तो गति का अध्ययन कौन सी विज्ञान में किया जाता है, तो गति का अध्ययन यानी डायनेमिक्स विज्ञान यानी डायनेमिक्स में किया जाता है। गति का अध्ययन कौन सी विज्ञान में किया जाता है, डायनेमिक्स विज्ञान में किया जाता है। जो भी दो प्रकार का होता है, फर्स्ट काइनेस्थेटिक और दूसरा काइनेमेटिक्स, यानी काइनेमेटिक्स और काइनेस्थेटिक दो होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे गति। यहाँ पे जो पॉइंट होगा कि गति किसे कहते हैं, तो सबसे पहले होगा जब शरीर पर बल का प्रयोग किया जाता है तो शरीर गति प्राप्त कर लेता है। शरीर गति प्राप्त कर लेता है। पहली लाइन इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जब शरीर पर बल का प्रयोग, किसका प्रयोग कर रहे हैं अपन यहाँ पे, बल का प्रयोग। जब शरीर पर बल का प्रयोग किया जाता है तो शरीर क्या कर लेता है, गति प्राप्त कर लेता है। पहली पॉइंट यही सीधा सा है कि गति शरीर में कब होगी, जब उस पर बल का प्रयोग होगा, नहीं तो वो बिल्कुल स्थिर होगा। जो अपन ने न्यूटन के नियम में पहले नियम में पढ़ा था जड़त्व का, उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे गति शरीर में तभी प्राप्त होगी जब इस पर अपन बल का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट अपन यह देखेंगे, शरीर की यानी शरीर के अंगों में या संतुलन की स्थिति का बिगड़ना गति कहलाता है। यानी शरीर के अंगों में या संतुलन की स्थिति का बिगड़ना, जब शरीर बिल्कुल संतुलित अवस्था में है इसका मतलब वो एक जगह स्थिर है। जब शरीर की संतुलन की अवस्था बिगड़ जाती है तो इसका मतलब शरीर में क्या उत्पन्न हो गई, गति उत्पन्न हो गई। तो गति कब उत्पन्न होती है, जब शरीर के संतुलन की स्थिति बिगड़ जाती है। और शरीर में बल का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, उसके द्रव्यमान से ज़्यादा यानी उसके भार से ज़्यादा करेंगे तभी गति प्राप्त होगी। जड़ता का नियम भी ये कहता है कि जड़ता की स्थिति को तोड़ने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी अपन ने देखा कि शरीर में गति प्राप्त कब होगी, जब शरीर के संतुलन की अवस्था को तोड़ेंगे या जड़ता की स्थिति को तोड़ेंगे तो ही गति शरीर में प्राप्त होगी। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है। अब अपन देखेंगे कि मोशन यानी गति का अध्ययन कौन से विज्ञान में किया जाता है। तो गति का अध्ययन करने के लिए अपन एक साइंस होती है, तो गति का अध्ययन डायनेमिक्स विज्ञान में किया जाता है। तो गति का अध्ययन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड मार्क से लिख रहे हैं अपन। गति का अध्ययन गति यानी मोशन। गति का अध्ययन डायनेमिक्स, हिंदी में बोलेंगे गति विज्ञान। तो गति का अध्ययन डायनेमिक्स विज्ञान में किया जाता है। कौन सी साइंस में किया जाता है, डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में भी दो तरीके से किया जाता है। पहला
सिर्फ गति का ही अध्ययन, और दूसरा गति पर पड़ने वाले बल का अध्ययन, यानी गति पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं बलों के द्वारा उसका। तो डायनेमिक्स की कितनी शाखाएं होंगी, डायनेमिक्स की 2 शाखाएं होंगी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, डायनेमिक्स जिसमें गति का अध्ययन करते हैं वो डायनेमिक्स है, लेकिन गति पर 2 प्रकार से अध्ययन करेंगे, एक सिर्फ गति के तत्वों का अध्ययन और दूसरा बल के द्वारा गति पर पड़ने वाले प्रभाव। तो सब अपन इसमें देखेंगे, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इसको आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको अपन आगे देखते हैं इसमें। तो डायनेमिक्स जो गति के विज्ञान का जो गति का अध्ययन करते हैं उसे डायनेमिक्स कहते हैं। तो डायनेमिक्स विज्ञान के कितने भाग होंगे, 2, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। पहला भाग कौन सा होगा, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स और दूसरा भाग होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक्स, जिसमें गति का अध्ययन करेंगे। वो 2 डायनेमिक्स विज्ञान होती है, डायनेमिक्स साइंस होती है, लेकिन डायनेमिक्स में भी 2 तरीके से, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। यहाँ पे समझने की बात देखना, एक ही शब्द नहीं है, दोनों अलग अलग शब्द है। ये तो शब्द है काइनेटिक्स और ये है काइनेमेटिक्स, यानी इसमें मैं शब्द हो रहा है अलग से, तब इनमें डिफरेंस हो रहा है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब है शुद्ध गति विज्ञान, यानी बिल्कुल गति के तत्वों का अध्ययन करेंगे, इसके अलावा कोई भी फैक्टर का इसमें अध्ययन नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में किसका अध्ययन करेंगे, शुद्ध गति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, शुद्ध गति विज्ञान का अध्ययन, शुद्ध गति का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें अपन गति पर पड़ने वाले दूसरे प्रभावों का अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ गति का। इसमें किसका अध्ययन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गति का। दूसरी बात, काइनेमेटिक्स में किसका अध्ययन करेंगे, तो काइनेमेटिक्स में करेंगे गति पर पड़ने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन। तो बलों के द्वारा गति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे, प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो समझ में क्या आ रहा है, मैंने अलग अलग काइनेटिक्स में, इसमें गति का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन इस पर प्रभाव कौन से पड़ रहे हैं, बलों के प्रभाव पड़ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, बलों के द्वारा जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे, प्रभावों का अध्ययन, लेकिन इसमें सिर्फ गति का ही अध्ययन करेंगे, इसके अलावा कोई भी चीज़ का इसमें अध्ययन नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स शुद्ध गति विज्ञान बोलेंगे और काइनेटिक्स अनुप्रयुक्त विज्ञान बोलेंगे, जिसमें सिर्फ बलों के द्वारा गति के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं उनका अध्ययन, यानी गति चल रही है, मान लो गति कर रहे हैं और उसके हवा का प्रभाव हो गया, घर्षण बल का प्रभाव हो गया, या खुद के शरीर का रेजिस्टेंस फोर्स भी होता है उसका प्रभाव हो गया, तो वो किस में आएंगे, वो सब काइनेटिक्स विज्ञान में आएंगे। लेकिन सिर्फ गति का ही अध्ययन कर रहे हैं, मतलब उसके जो प्रभाव उसको ध्यान नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वो कौन सी विज्ञान आएगी, वो काइनेटिक्स विज्ञान आएगी, कि अपन को सिर्फ गति के फैक्टर पर ही अध्ययन करना है। तो दोस्तों, अपन ने जो गति का अध्ययन है वो कौन से विज्ञान में किया था, डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स के कितने भाग हो गए, 2, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अपन को पता चल गया कि इसमें शुद्ध गति और इसमें बलों का प्रभाव भी। तो इस प्रकार गति की अपन ने मेन बातें देख ली। अब देखेंगे अपन गति के प्रकार, यानी गति कितने प्रकार की होती है और गति के प्रकार में भी उप प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार वो काम करती है, वो भी अपन देखेंगे इसमें। तो अपन एक बार इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं अपन गति के प्रकार, यानी गति कितने प्रकार की होती है। तो मैंने बोला था गति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार की होती है, एक अपन चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले आप इस चार्ट को एक बार देखो, चार्ट के बाद में अपन 1 बाय 1 प्रत्येक चीज़ का अपन विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें अपने को पता चल जाएगा कि गति कितने प्रकार की होती है, उसके उप प्रकार कितने हैं और किस प्रकार कौन सी गति कौन से भाग में आती है, वो भी अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गति के प्रकार, तो गति 2 प्रकार की होती है। मेन भाग याद रखने की बात यही है, गति 2 प्रकार की होगी। तो पहला और दूसरा भाग ये मान लो 2 भाग है। 2 में पहला ट्रांसलेटरी मोशन, पहला भाग आएगा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति।
पहला भाग आएगा गति का कौन सा, स्थानांतरित गति, ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट भाग है गति का। दूसरा भाग कौन सा आएगा गति का, तो वो आएगा रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन यानी परिभ्रमण गति, हिंदी में बोलेंगे इसको परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। तो मुख्यतः गति के कितने भाग हो गए, मुख्यतः गति के 2 भाग हो गए, आपको गति के 2 भाग हो गए आपको पता है। यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन स्थानांतरित गति बोलेंगे हिंदी में, दूसरी रोटेशन मोशन परिभ्रमण गति। अब ट्रांसलेटरी मोशन है, स्थानांतरित गति है, उसके भी 2 भाग है। तो अपने को पहले यहाँ पे 2 भाग देखेंगे इसके भी कितने भाग है, 2 भाग है। तो पहले 2 भाग देखेंगे अपन इसके। तो ट्रांसलेटरी मोशन के भी 2 भाग निकल के आएंगे इसमें, पहला और दूसरा। तो फर्स्ट भाग इसमें आएगा ए, वो क्या होगा, तो उसको बोलेंगे अपन लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हिंदी में बोलेंगे अपन सरल रेखाकार गति। क्या बोलेंगे, सरल रेखाकार गति। तो ये किसका भाग हो गया, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन का भाग हो गया पहला भाग। तो ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्थानांतरित गति का दूसरा भाग कौन सा आएगा, तो स्थानांतरित गति का दूसरा भाग आएगा कर्व लीनियर मोशन, कर्व लीनियर मोशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्व लीनियर मोशन को दोस्तों, तो कर्व लीनियर मोशन को हिंदी में बोलेंगे वक्र रेखाकार गति। क्या बोलेंगे, वक्र रेखाकार गति। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि सबसे मेन पॉइंट गति के कितने भाग, 2, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशन मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन का भी 2 भाग होते हैं, एक लीनियर मोशन, एक कर्व लीनियर मोशन, यानी सरल रेखाकार, वक्र रेखाकार। अब यहाँ पर देखने को ये होगा जो कर्व लीनियर मोशन है, जो वक्र रेखाकार गति है, उसके भी 3 भाग हो गए। इंपॉर्टेंट नोट यही रखना है कि कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। तो 3 कौन कौन से भाग हो गए, तो कर्व लीनियर यानी वक्र रेखाकार के कितने भाग, 3। अब 3 में कौन कौन से आएंगे, अपन यहाँ पे देखेंगे 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होगा इसमें, वो होगा रिपीटिशन मोशन, रिपीटिशन मोशन। तो पहला होगा रिपीटिशन मोशन, रिपीटिशन मोशन। इसको बोलेंगे अपन, रिपीटिशन मोशन को बोलेंगे अपन पुनरावर्ती गति, पुनरावर्ती गति। क्या बोलेंगे, पुनरावर्ती गति। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अपन। तो पहला भाग अपना दोस्तों क्या हुआ, कर्व लीनियर का पहला भाग हो गया अपना रिपीटिशन मोशन यानी पुनरावर्ती गति। तो दूसरा भाग क्या आएगा, तो दूसरा भाग आएगा इसका ओसिलेशन मोशन, ओसिलेशन मोशन, OSCI, ओसिलेशन मोशन। यानी इसको बोलेंगे, ओसिलेशन मोशन को बोलेंगे अपन दोलन गति। क्या बोलेंगे, दोलन गति। इसको हिंदी में बोलेंगे दोलन गति। तो अपन ने 2 भाग पता लग गया, रिपीटिशन मोशन, ओसिलेशन मोशन। तो तीसरा भाग कर्व लीनियर का तीसरा भाग क्या आएगा, बेलास्टिक मोशन। क्या आएगा, बेलास्टिक मोशन। तीसरा भाग आएगा बेलास्टिक मोशन। इसको बोलेंगे अपन हिंदी में आघात गति, आघात गति या बेलास्टिक मोशन। तो इसको बोलेंगे आघात गति, आघात गति। तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट मोशन गति के कितने भाग, 2, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशन मोशन। तो अपन ने एक पहला भाग ट्रांसलेटरी मोशन है, उसके उपभाग ही पूरे देख लिए। यानी ट्रांसलेटरी मोशन को 2 भागों में बांटेंगे, लीनियर मोशन और कर्व लीनियर मोशन। अब कर्व लीनियर मोशन को भी अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे, रिपीटिशन
ऑसिलेशन और बेलास्टिक, यानी पुनरावर्ती, दोलन गति और आघात गति। इस प्रकार अपन ने एक मोशन यानी गति के एक भाग को पूरी तरह डिवाइडेशन कर लिया अपन ने चार्ट के द्वारा। अब दूसरा भाग अपने को दिखाई देगा, वो होगा परिभ्रमण गति। तो दोस्तों परिभ्रमण गति है वो भी दो प्रकार की ही होगी, इसको भी अपन चार्ट के द्वारा देखेंगे, फिर बाद में अपन इसको एक एक को पूरा वापस से समझेंगे। तो इसके परिभ्रमण गति में दो कौन कौन से आएंगे वो भी देखेंगे अपन। तो पहला परिभ्रमण गति है, उसका पहला भाग आएगा वो देखो, ये इधर आएगा दूसरा भाग। तो पहला भाग होगा उसको बोलेंगे अपन रोटेटरी मोशन। रोटेटरी, यहाँ पे रोटेशन नहीं है, ये तो रोटेशन है मेन भाग तो, लेकिन जो यहाँ पे जो इसका उपभाग पढ़ेंगे दूसरा, वो आएगा रोटेटरी मोशन, यानी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन का मतलब होता है आवर्तक गति। क्या होता है? आवर्तक गति, हिंदी में बोलते हैं आवर्तक गति। इसी प्रकार जो रोटेशन मोशन है, परिभ्रमण गति है, उसको दूसरा भाग है, पहला भाग रोटेशन, पहला भाग अपन ने क्या पढ़ा, इसका पहला भाग पढ़ा अपन ने रोटेटरी मोशन आवर्तक गति। दूसरा भाग क्या होगा, वो होगा एंगुलर मोशन। क्या होगा? एंगुलर मोशन। तो दूसरा भाग इसका होगा एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन यानी कोणीय गति। क्या होगा? कोणीय गति, कोणीय गति। तो दोस्तों अपन ने इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो भाग पढ़े थे, इस ट्रांसलेटरी मोशन के दो भाग पढ़े थे। कौन से? लीनियर मोशन और कर्वलीनियर मोशन। दूसरा भाग ये था। और अपन ने इसके डिवाइडेशन देख लिए कि कर्वलीनियर को भी तीन भागों में बांटेंगे, रिपीटिशन, ऑसिलेशन और बेलास्टिक। इसी प्रकार जो मेन गति है, गति का दूसरा भाग रोटेशन मोशन परिभ्रमण, उसको भी दो भागों में बांट दिया अपन ने, एक तो रोटेटरी मोशन यानी आवर्तक और दूसरा एंगुलर मोशन यानी कोणीय। लेकिन जो रोटेशन है, परिभ्रमण है, उसका जो पहला भाग है रोटेटरी मोशन, उसको भी अपन दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो उसका पहला भाग होगा उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल और दूसरा भाग होगा उसे बोलेंगे अपन सेंट्रीफ्यूगल। तो पहला भाग क्या होगा इसका पहला भाग होगा, देख लें एक बार, जो रोटेटरी मोशन है उसका जो पहला भाग होगा उसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मोशन। इसको हिंदी में सेंट्रीपिटल मोशन को दो हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्राभिसारी गति। केंद्राभिसारी गति, देखिए इसको क्या बोलेंगे? केंद्राभिसारी गति। केंद्राभिसारी, केंद्राभिसारी गति। तो पहला भाग रोटेटरी मोशन का पहला भाग सेंट्रीपिटल मोशन, जिसको अपन केंद्राभिसारी गति बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरा भाग क्या होगा? वो होगा सेंट्रीफ्यूगल। दूसरा भाग क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो दोस्तों दूसरा भाग होगा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मोशन। अब देखते हैं दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल मोशन को हिंदी में बोलेंगे अपन क्या? केंद्रापसारी गति। केंद्रापसारी, यहाँ केंद्राभिसारी गति है, लेकिन यहाँ सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है केंद्रापसारी गति, यानी केंद्रापसारी गति, केंद्रापसारी गति। दोस्तों ध्यान देने की बात ये, अपन ने अभी तो एक चार्ट के माध्यम से पूरी मोशन को यानी पूरी गति को अपन ने डिवाइड किया है कि गति कितने प्रकार की होती है। मेन इंपोर्टेंट गति होती है दो प्रकार की, स्थानांतरित यानी ट्रांसलेटरी, रोटेशन परिभ्रमण। अब अपन ने इनके भी उपभाग पढ़े, तो अपने को ये तो पता चल गया कि सेंट्रीपिटल अपन को पूछे कोई सेंट्रीफ्यूगल मोशन किस में आता है, तो ये रोटेशन मोशन में आता है। दूसरी बात कि अपने को कोई ऑसिलेशन मोशन यानी दोलन गति के बारे में पूछे, तो अपने को बताना है कि ये ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में अंदर आता है। तो ये चार्ट है, चार्ट के अकॉर्डिंग अपन को पता लग गया कि कौन सी गति कौन सी में आ रही है। इसके बारे में अपन को यह सब कुछ जान लिया। अब एक बार आप इसका चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक एक के बारे में इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, अपन ने जो फ्लो चार्ट है वो एक बार देख लिया था पूरा कि किस प्रकार क्या क्या जो कौन सी गति में कौन सी उपगति आ रही है, दूसरी गति आ रही है, तो वो देख लिया था। अब अपन ने गति का जो पहला प्रकार है, दो प्रकारों में से वो पहला प्रकार रहेगा वो होगा ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्थानांतरित गति, उसको पढ़ेंगे। फिर इसके उपभागों के पढ़ेंगे, फिर अपन परिभ्रमण यानी रोटेशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा अपना ट्रांसलेटरी मोशन। पहला आएगा ट्रांसलेटरी मोशन।
ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्थानांतरित गति। देखिए दोस्तों, स्थानांतरित गति किसे कहते हैं? तो स्थानांतरित गति बोलेंगे जब वस्तु में बल के प्रयोग के द्वारा गति हो जाए तो वो स्थानांतरित गति कहलाती है। कोई भी वस्तु, चाहे आदमी हो या फिर कोई निर्जीव वस्तु हो, अगर उसके ऊपर बल का प्रयोग कर दिया तो वो होगी स्थानांतरित गति, क्योंकि वस्तु अपनी जगह से निश्चित रूप से हटेगी तो हिलेगी, तो इसका मतलब उस वस्तु में क्या हुआ? गति हो गई। तो बल के प्रयोग के द्वारा वस्तु में क्या हुआ? गति प्राप्त हुआ। बल के, तो ये यहाँ पे इस नोट करेंगे अपन, नोट क्या करेंगे? बल के प्रयोग द्वारा वस्तु में गति आना। किसके प्रयोग के द्वारा? बल के प्रयोग के द्वारा। तो बल के प्रयोग के द्वारा क्या आ रही है? वस्तु में गति आ रही है, तो वो क्या कहलाएगी? स्थानांतरित गति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसको देखें, ये एग्जाम्पल जैसे लुढ़कना, जैसे बॉल है, बॉल को अपन ने किक मार दिया हल्की सी तो वो लुढ़क के जाएगी, यानी उसमें गति आ गई। या अपन खड़े हैं, अपने को ये धक्का मार दे तो अपन आगे की तरफ जाएंगे तो वो अपने में गति आएगी। तो लुढ़कना, फिसलना, ये क्या है? तो ये गति है। बल के प्रयोग के द्वारा इनमें क्या आ रही है? गति आ रही है। तो लुढ़कना, फिसलना, ये इससे स्थानांतरित गति के ही उदाहरण है। अब दोस्तों, अपन स्थानांतरित गति पढ़ी थी, उसके भी दो भाग पढ़े थे अपन, एक लीनियर मोशन, एक कर्व लीनियर मोशन। यानी लीनियर मोशन को मतलब सरल रेखाकार गति। तो अब पढ़ेंगे स्थानांतरित गति का पहला प्रकार, लीनियर मोशन। तो पहला प्रकार कौन सा होगा? लीनियर मोशन। तो पहला प्रकार स्थानांतरित गति का लीनियर मोशन यानी सरल रेखाकार गति। इसको बोलेंगे अपन क्या? सरल रेखाकार गति। सरल रेखाकार गति। अब दोस्तों, ये सरल रेखाकार या लीनियर गति किसे कहते हैं? लीनियर मोशन किसे कहते हैं? तो जब गति एक सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी रेखा में हो, तो वो कहलाएगी लीनियर मोशन यानी सरल रेखाकार गति। फॉर एग्जांपल के लिए 100 मीटर की रनिंग है, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी रेखा में होती है, उसमें कोई भी कर्व नहीं आता, यानी कोई भी घुमाव नहीं आता। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण खेल के तौर पर देखें तो लीनियर मोशन का सबसे अच्छा उदाहरण होगा 100 मीटर स्ट्रेट रनिंग यानी 100 मीटर की दौड़। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आएगा? 100 मीटर की दौड़। तो 100 मीटर की दौड़ किस में आएगी? वो बिल्कुल लीनियर मोशन यानी सरल रेखाकार स्ट्रेट रनिंग में ही आएगी। तो अपन ने जो स्थानांतरित गति का पहला प्रकार पढ़ा लीनियर मोशन, तो सरल रेखाकार, इसमें गति होगी वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में होगी। एग्जाम्पल के तौर पर 100 मीटर की दौड़, वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो अपने को अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों, दूसरा प्रकार अपन स्थानांतरित गति का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन कर्व लीनियर मोशन। अब कर्व लीनियर मोशन दूसरा प्रकार देखिए दोस्तों, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद में दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अपन इसका। तो दोस्तों, दूसरा अपन ट्रांसलेटरी मोशन का पहला प्रकार पढ़ लिया अपन ने, लीनियर मोशन। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अपन इसका कर्व लीनियर मोशन यानी कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन को अपन हिंदी में क्या बोल रहे थे? कर्व लीनियर मोशन को अपन हिंदी में बोल रहे थे वक्र रेखाकार गति। वक्र रेखाकार गति। देखिए दोस्तों, अब इसका मतलब क्या हुआ? जो अपन ने पढ़ा था पहले लीनियर मोशन, उसका मतलब था बिल्कुल सीधी रेखा में गति हो तो वो लीनियर मोशन थी। लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द जुड़ गया। कौन सा शब्द? कर्व शब्द, यानी कर्व लीनियर मोशन। इसका मतलब हो गया कि गति तो सीधी है लेकिन उसके समाप्त होने से पहले कोई छोटा घुमाव आ गया तो उसे कर्व लीनियर मोशन बोलेंगे। जैसे अपन मान लो 200 मीटर की दौड़ कर रहे हैं, तो 200 मीटर की दौड़ के अंदर अपन सीधा भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही समाप्त होगी
उससे पहले अनिवार्यतः एक कर्व यानी एक घुमाव जरूर आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्व लीनियर मोशन यानी वक्र रेखाकार गति बोलेंगे। तो आपको ये इसमें ये समझ में आ गया होगा कि कर्व लीनियर मोशन किसे बोलते हैं। तो इसका एग्जाम, इसकी भी अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, जब गति तो सीधी रेखा में हो, जब गति तो क्या हो, सीधी रेखा में हो, परंतु उसके पूर्ण होने से पहले अनिवार्यतः, यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना, बिल्कुल अनिवार्यतः क्या आ जाए, कर्व आ जाए या घुमाव आ जाए। उससे पहले अनिवार्यतः कर्व आ जाए, क्या आ जाए, कर्व आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, कर्व लीनियर मोशन यानी वक्र रेखाकार गति। जब गति तो सीधी रेखा में हो, लेकिन उसके पूर्ण होने से पहले, यहाँ पे जो शब्द आ रहा है पूर्ण होने से पहले क्या आ जाए, कर्व आ जाए। तो इस चीज़ को नोट करके पता रखना है अपने को कि लीनियर मोशन और कर्व लीनियर मोशन में क्या अंतर है। दोनों सीधी रेखा में होगी, लेकिन कर्व लीनियर मोशन वक्र रेखाकार गति कंप्लीट होने से पहले अनिवार्यतः क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। तो अपन ने जो गति थी, जो ट्रांसलेटरी मोशन था, स्थानांतरित गति थी, उसका पहला प्रकार अपन ने लीनियर मोशन पढ़ा, दूसरा प्रकार अपन ने कर्व लीनियर मोशन पढ़ा। लेकिन अपन ने देखा था कि जो कर्व लीनियर है उसके भी 3 भाग थे, रिपीटिशन, ऑसिलेशन और बेलास्टिक मोशन। तो अपन तीनों उनके भी एक एक डेफिनेशन उनके भी बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप इसको एक बार नोट करो, फिर अपन तीनों को उसके बारे में आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अपन ने जो स्थानांतरित गति का दूसरा भाग कर्व लीनियर देख लिया। अब कर्व लीनियर का भी अपन ने देखे थे कि इसके 3 उपभाग है, यानी 3 उप प्रकार है, वो पढ़ेंगे। तो कर्व लीनियर सबसे पहले तो अपन स्थानांतरित गति में दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, कौन सा, बी वाला, यानी कर्व लीनियर मोशन। तो इसका अब इसमें जो इसका भी पहला पार्ट आएगा कर्व लीनियर मोशन का, वो पहला पार्ट आएगा, वो होगा कौन सा, रिपीटिशन मोशन। पहला भाग आएगा इसका रिपीटिशन मोशन यानी पुनरावृत्ति गति। हिंदी में बोलेंगे इसको पुनरावृत्ति गति। तो पुनरावृत्ति गति किसे बोलेंगे, जब कोई भी मूवमेंट, यानी एक ही मूवमेंट, इसके अर्थ में नाम ही छुपा है पुनरावृत्ति, यानी बार बार। जब एक ही मूवमेंट बार बार होता है तो उसे बोलेंगे अपन पुनरावृत्ति गति यानी रिपीटिशन मोशन। तो सबसे पहले अपन इसकी एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो क्या होगी, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि कोई भी रिपीटिशन मोशन पुनरावृत्ति गति यानी एक ही मूवमेंट बार बार हो तो उसे क्या बोलेंगे, पुनरावृत्ति गति यानी रिपीटिशन मोशन किसे बोलेंगे, एक ही मूवमेंट। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि मूवमेंट कौन सा है, एक ही मूवमेंट, लेकिन उसकी क्या हो, रिपीटिशन हो, यानी बार बार हो। कैसा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, तो उसे अपन पुनरावृत्ति गति कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखना चाहिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर पुनरावृत्ति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल खेल से जोड़ के ही देखेंगे। तो एग्जाम्पल में पहला आएगा इसमें बास्केटबॉल का ड्रिबल करना, कि बास्केटबॉल को बार बार अपन एक ही ड्रिबल कराएंगे, एक ही मूवमेंट हो रहा है, बार बार ग्राउंड से टच हो गया, हाथ तक आ रही है बार बार, तो बास्केटबॉल का ड्रिबल होना वो भी इसमें ही आएगा। तो पहला एग्जाम्पल बास्केटबॉल का ड्रिबल, बास्केटबॉल का ड्रिबल होना। बास्केटबॉल का ड्रिबल कर रहे हैं अपन, बार बार कर रहे हैं, तो वो एक ही क्रिया हो रही है, लेकिन वो क्या हो रही है,
एक मूवमेंट ही क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल अगर खेल से जोड़ कर देखें तो वो होगा दूसरा एग्जाम्पल रस्सी कूदना। अगर अपन रस्सी कूदेंगे तो बार बार एक ही मूवमेंट होगा, लेकिन वो बार बार होगा, क्या होगा, बार बार होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, रस्सी कूदना। रस्सी कूदना, तो रस्सी कूदना भी एक ही मूवमेंट बार बार हो रहा है, इसका मतलब वो भी क्या आ रही है, रिपीटेशन मोशन में आ रही है, ध्यान रखना। तो अपन ने पहला प्रकार किसमें, कर्वलीनियर का पहला प्रकार कौन सा था, कर्वलीनियर का पहला प्रकार था रिपीटेशन यानी पुनरावर्ती गति। तो पुनरावर्ती गति के अपन देख लिया कि एक ही मूवमेंट है, वो बार बार होना चाहिए, तो वो पुनरावर्ती में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो बास्केटबॉल का ड्रिबल, रस्सी का कूदना, जो अपन खेल से जोड़ के देख लिए, तो ये कौन सी प्रकार में आ गया, रिपीटेशन मोशन में। तो कर्वलीनियर का दूसरा प्रकार आएगा रिपीटेशन के बाद में, वो आएगा ऑक्सीलेशन मोशन यानी दोलन गति। तो एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद में आप दूसरा प्रकार देखेंगे। तो दूसरा प्रकार कौन सा आएगा, ऑक्सीलेशन मोशन। तो दूसरा प्रकार देखिए दोस्तों, जो दूसरा प्रकार होगा इसका बी, वो होगा ऑक्सीलेशन मोशन यानी दोलन गति। हिंदी में बोलेंगे इसको दोलन गति, दोलन गति। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अपन ने पहला प्रकार पढ़ा था रिपीटेशन यानी बार बार एक ही मूवमेंट का बार बार, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ऑक्सीलेशन यानी दोलन गति। जब मूवमेंट तो बार बार हो, लेकिन उसमें अनिवार्यतः क्या आ जाए, उसमें अनिवार्यतः स्विंग आ जाए यानी झूला आ जाए, स्विंग आ जाए, तो उसे बोलेंगे अपन ऑक्सीलेशन दोलन गति। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन सबसे पहले। जब डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जब गति तो बार बार हो, गति तो क्या हो, बार बार हो, लेकिन उसमें अनिवार्यतः क्या आना चाहिए, एक स्विंग आना चाहिए। अनिवार्यतः एक स्विंग आना चाहिए। स्विंग का मतलब यहाँ पे क्या है, स्विंग का मतलब क्या है, झूला। स्विंग का मतलब क्या है, झूला, मतलब झूले की तरह बनना चाहिए। तो दूसरा अपन ने प्रकार देख रहे हैं ऑसिलेशन मोशन यानी दोलन गति। तो उसमें जो अपन ने पहला प्रकार देखा था कौन सा, रिपीटेशन मोशन की गति एक ही मूवमेंट बार बार हो रहा था। तो इसमें भी वही होगा, जब गति तो बार बार हो, मतलब मूवमेंट तो बार बार हो, लेकिन उसमें अनिवार्यतः क्या आना चाहिए, तो अनिवार्यतः जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्विंग आना चाहिए, यानी उसमें एक झूले की तरह होना चाहिए। झूला अगर उसमें बन रहा है तो एक ही मोशन बार बार हो रहा है, लेकिन उसमें झूला बन रहा है, तो वो प्रकार आएगा ऑसिलेशन मोशन में। तो उसका उदाहरण के तौर पर अगर अपन इसमें देखें, तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे झूला होता है, अपन झूला खाते हैं, झूला। तो झूला कैसे होता है, मान लो झूला ये है, ये पेड़ के डल रहा है, ये झूला पेड़ के डल रहा है, ये मान लो किसी पेड़ के डल रहा है, लेकिन ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो आपको पता है झूला इधर भी जा रहा है, इस साइड में भी, लेकिन क्या हो रहा है, क्रिया तो एक ही बार बार हो रही है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, स्विंग आ रहा है। बिल्कुल ये देखो, ये एक कर्व की तरह लग रहा है, स्विंग यानी झूला ये आ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया में, कौन से भाग में आएगा, ऑसिलेशन मोशन यानी दोलन गति में आएगा। इसमें दूसरा एग्जाम्पल अगर देखिए अपन, तो पेंडुलम, जो सब सामान्यतः अपने घरों में घड़ी होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, पेंडुलम। अब आप खुद ही समझ जाओगे इसको, तो कि पेंडुलम अपन ने घड़ी देखी है घरों में, आजकल तो दूसरी घड़ी आने लग गई, लेकिन जैसे पेंडुलम की घड़ी आती थी, मान लो ये क्या है, ये कोई घड़ी है, मान लो ये क्या है, ये कोई घड़ी है, ये कोई घड़ी है मान लो, लेकिन इसके नीचे आपने कभी ये देखा होगा, एक इतना ऐसा लटका हुआ होता है पेंडुलम, जो ऐसे हिलता रहता है, अपने एक झूले की तरह हिलता रहता है। यानी कभी तो वो इधर जाएगा, कभी वो इधर जाएगा, यानी एक ही रिपीटेशन होगा, बार बार एक ही क्रिया होगी, लेकिन उसमें क्या गया, एक स्विंग आ गया, मतलब एक झूला की तरह झूला आ गया उसमें। तो वो क्या है, ये ऑसिलेशन मोशन यानी दोलन गति में आएंगे। दोस्तों अपन ने जो कर्वलीनियर के अपन 3 भाग पढ़े, रिपीटेशन मोशन,
दूसरा ऑसिलेशन मोशन, दोलन गति। और अब इसका तीसरा प्रकार आएगा, वो आएगा बेलास्टिक यानी आघात। लेकिन आप इससे पहले एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इसको मिटा के दूसरे लेते हैं अपन। तो दोस्तों आपने लिख लिया होगा इसको। अब अपन इसके कर्वलीनियर का जो तीसरा प्रकार है, कर्वलीनियर का वो तीसरा प्रकार देखेंगे। तो कर्वलीनियर का तीसरा प्रकार कौन सा आएगा, वो आएगा बेलास्टिक या आघात गति। तो कर्वलीनियर का तीसरा मोशन क्या आएगा, तीसरा प्रकार आएगा इसमें बेलास्टिक, बेलास्टिक मोशन, बेलास्टिक मोशन या आघात गति, आघात गति। तो दोस्तों इसमें अपन देख रहे हैं, नाम ही है आघात का मतलब चोट होता है। किसी भी चीज़ पर अगर चोट पड़ती है तो उससे अगर जो गति आ रही है वो बोलेंगे बेलास्टिक मोशन। तो इसको अपन डेफिनेशन के आधार पर देखिए तो अपन ने दूसरा प्रकार पढ़ा था कौन सा, कि एक ही क्रिया बार बार हो लेकिन उसमें अनिवार्यतः क्या है, स्विंग। तो वो कौन सा प्रकार था, वो था कौन सा, ऑक्सीलेशन यानी दोलन मोशन, दोलन गति। लेकिन इसमें क्या होगा, जब क्रिया में स्विंग तो आए लेकिन वो अनिवार्यतः किससे आए, किसी बाहरी आघात या बाहरी चोट से स्विंग आए, तो उसको बोलेंगे आघात गति। यानी चोट के द्वारा जो गति आ रही है, झूला बन रहा है, उसको बोलेंगे आघात गति, बेलास्टिक मोशन। तो इसकी डेफिनेशन अब एक बार अपन फिर डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। जब गति में स्विंग यानी झूला तो बने लेकिन वह झूला किसी बाहरी आघात से बने, मतलब बाहरी मतलब कोई भी चोट के माध्यम से बने तो वो बनेगा स्विंग बाहरी आघात से, किसी बाहरी आघात से बने। दोस्तों यहाँ पे आपने समझ लिया, तीनों कंपैरिजन करके अगर देखें, तीनों जो कर्वलीनियर था उसके तीनों पार्ट को अगर कंपैरिजन करके देखें तो एक से आगे एक उसमें कुछ न कुछ नई चीज़ जुड़ रही है। जैसे पहला पार्ट पढ़ा था अपन ने, उसमें क्या था, जो पहला पार्ट था रिपीटेशन, एक ही क्रिया बार बार होगी तो वो रिपीटेशन मोशन था। लेकिन दूसरा प्रकार पढ़ा अपने कौन सा, ऑसिलेशन, कि क्रिया तो बार बार हो लेकिन उसमें अनिवार्यतः क्या आना चाहिए, स्विंग आना चाहिए। अब तीसरा प्रकार अपन ने बेलास्टिक मोशन देखा कि क्रिया में स्विंग तो आ रहा है लेकिन वो किससे आएगा, तो वो आएगा किसी बाहरी आघात से, किसी बाहरी आघात से। तो यहाँ पे ध्यान देने की यही बात है कि स्विंग तो आ रहा है लेकिन कोई किसी बाहरी आघात का मतलब किसी चोट से, किसी को धक्का लगाने से स्विंग बन रहा है, तो वो आएगा बेलास्टिक मोशन यानी आघात गति। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो कोई भी बॉल हो, मान ली क्रिकेट की बॉल है, अगर उसको अपन रस्सी से बांध के अगर लटका दे और फिर बैट से उसको हिट करेंगे तो बॉल में एक स्विंग भी आएगा, लेकिन वो किससे आ रहा है स्विंग, किसी चोट से आ रहा है, बाहरी आघात से आ रहा है। तो इसका अच्छा सा एग्जांपल यही होगा, पंचिंग बैग देख लो, जो पंचिंग बैग है बॉक्सिंग का पंचिंग बैग होता है, तो उसको अपन जब पंच करते हैं तो वो आगे जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, तो उसमें भी अनिवार्यतः स्विंग आ रहा है, लेकिन किससे आ रहा है, चोट के माध्यम से यानी आघात के माध्यम से आ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल अपन देखें तो पहला एग्जाम्पल देख लें, क्रिकेट की बॉल, क्या देखें, क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की बॉल को बैट से मारना, क्रिकेट की बॉल को बैट से मारना। जब अपन बैट से मार रहे हैं, क्रिकेट की बॉल को बैट से मार रहे हैं, तो उसमें वो जो स्विंग तो आएगा लेकिन किससे आएगा, बैट के मारने से आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि स्विंग किससे आ रहा है, बैट के मारने से आ रहा है। तो बैट के मारने से स्विंग बनेगा, तो वो जो पेंडुलम बन रहा है, जो स्विंग बन रहा है झूला, वो किस श्रेणी में आएगा, वो आएगा बेलास्टिक मोशन में। किस में आएगा, बेलास्टिक मोशन में। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात, अपन ने तीनों जो पहला अपन गति का पहला प्रकार था ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्थानांतरित गति, उसको देख लिए। उसके जो अपन ने ट्रांसलेटरी मोशन था उसके दो भाग देखे थे अपन ने, पहला लीनियर मोशन, दूसरा कर्वलीनियर मोशन। अब कर्वलीनियर मोशन के भी अपन ने क्या देखे, तीन भाग देख लिए। कौन कौन से, पहला भाग देखा था अपन ने रिपीटेशन मोशन, दूसरा भाग देखा था अपन ने कौन सा,
ऑक्सीलेशन यानी दोलन मोशन, और तीसरा भाग अपन ने देखा वो है बेलास्टिक मोशन यानी आघात गति, जिसमें अपन ने उदाहरण के द्वारा भी समझ लिया। तो दोस्तों ये अपन ने मोशन यानी गति का जो पहला प्रकार था स्थानांतरित गति, उसको पूरी डिफाइन करके देख लिए, उसके प्रकार उप प्रकार फॉर एग्जाम्पल के आधार पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बन सकते हैं वो भी अपन ने देखे। अब देखेंगे अपन इसके बाद में गति का दूसरा प्रकार यानी रोटेशन मोशन, परिभ्रमण गति। लेकिन एक बार आप इसको नोट कीजिए।